हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में टॉपिक पढ़ेंगे कि लाइट का ड्यूल नेचर कैसे प्रूव हुआ। अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है। लास्ट लेक्चर्स में कुछ में हम बात कर रहे थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हुआ। कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की ऐसी थी जो ये बता रही थी कि हमें लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। जैसे मैं एग्जांपल करूँ, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन करती है, सबको पता है लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि लाइट के पास बच्चों पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के बाद क्या होता है, पार्टिकल नेचर। कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ साइंटिस्ट बाद में आए, उन्होंने बोला कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारे काम करती है, यानी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैं बात करूं डिफ्रैक्शन, लाइट क्या शो करती है, लाइट शोज डिफ्रैक्शन, लाइट शोज इंटरफेरेंस। लाइट क्या शो करती है, इंटरफेरेंस भी शो करती है। लाइट क्या शो करती है, लाइट पोलराइजेशन भी शो करती है। लाइट क्या शो करती है, पोलराइजेशन। देखो हम अभी तक सिलेबस में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स में हमने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पढ़ा है। पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आईआईटी नीट में आता है, तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पोलराइजेशन की बात छोड़ दो। तो हम पढ़ चुके हैं कि लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है अगर ये प्रॉपर्टी शो करती है, और लाइट एज अ वेव चलती है अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी, यानी वेव वो होती है जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो, पार्टिकल वो होते हैं जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट ना तो पार्टिकल है, लाइट ना ही कोई वेव है, लाइट का ड्यूल नेचर है। लाइट का कैसा है, ड्यूल नेचर है। जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट, महान ही है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो उसको, जिसका नाम था डी ब्रोले, डी ब्रोगली बोलते हो जिसको तुम। डी ब्रोले ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि लाइट के पास वेव नेचर है। एक्सपेरिमेंट इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी वो डेविसन और जर्मन ने करी थी, वेव नेचर को प्रूव करने। इसने तो सिर्फ बताया था, डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें अलग से वीडियो में समझा दूं। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ कि ये जो हम बोल रहे हैं वेव नेचर है, डी ब्रोली ने तो बताया, वेवलेंथ निकाल के दिखा दी, उसका प्रूव करके दिखाया डेविसन और जर्मन ने। ठीक है, वो क्या एक्सपेरिमेंट है आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आज हम पढ़ेंगे कि वेव नेचर ऑफ लाइट डी ब्रोली ने कैसे प्रूव किया। देखो वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, डी ब्रोली ने ना वेवलेंथ निकाल दी लाइट की। उसने बोला लाइट के पास ना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, जिसके पास वेवलेंथ है उसको वेव बोला जाता है। तो जिसके पास एक पर्टिकुलर वेव है जो कि हम फॉर्मूले में बनाएंगे, तो उसने बोला कि ये एक वेव है। कौन, लाइट, क्योंकि इसकी एक वेवलेंथ आ रही है, तो वेवलेंथ तो वेव की होती है, तो क्योंकि ये वेवलेंथ वाली है तो ये वेव है। तो ये वेव है तो ये वाली प्रॉपर्टीज तो सिर्फ वेव ही कर सकती है, ये पार्टिकल कर ही नहीं सकते। ये तो प्रूव हो चुका था कि ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन कौन कर सकता है, पार्टिकल नहीं करता डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन वेव करती है। तो यहां से प्रूव हो गया कि क्योंकि वो वेव है तो ये कर सकती है, या ये कर रही थी तो वो वेव है। पर उसके लिए हमें प्रूव चाहिए था कि वेव है, इस बात को प्रूव कर दो। हाँ, यहां से भी हो रहा था, बट उसने वेव की एक वेवलेंथ बता दी हमें, किसने, मिस्टर डी ब्रोली ने। तो आइए समझते हैं इस महान ने, डी ब्रोली ने हमें क्या कहा। तो कुछ बातें लिखी हुई हैं, है ना, मेरे को लिखनी पड़ती, ये भी मेरी ही राइटिंग है, तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ या तुम देख लो ताकि तुम्हें लिखने में भी काम आए। तो 1924 में लुइस डी ब्रोली नाम के साइंटिस्ट ने, लुइस डी ब्रोली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1924 में एक हाइपोथेसिस दी। मैं दोबारा बोलूंगा, इसने कोई थ्योरी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, इसने सिर्फ एक हाइपोथेसिस दी है। हाइपोथेसिस समझते हो, जिसके बारे में बोल दिया गया है, कोई प्रूव नहीं आया, पर गलत भी प्रूव नहीं है वो। कब, 1924 में लुइस डी ब्रोले ने एक बोला। लुइस ने क्या बोला, डी ब्रोले ने एक बात बोली कि दुनिया में सारी की सारी चीजें सिमेट्री में रहने की कोशिश करती हैं। होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारी दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो या तो मैटर की फॉर्म में है या मैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है, नेचर को क्या पसंद है, सिमेट्री। तो अगर रेडिएशन के पास ड्यूल नेचर है,
मतलब लाइट के पास, किसके पास, लाइट के पास अगर ड्यूल, रेडिएशन कौन है, लाइट एक तरह की रेडिएशन है। लाइट का ड्यूल नेचर अभी प्रूव कर चुके हैं हम कि लाइट रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन करता है, पोलराइजेशन करता है। यहाँ से पार्टिकल नेचर, यहाँ से आपका वेव नेचर प्रूव हुआ। तो उसने बोला अगर लाइट यानी कि रेडिएशन ड्यूल नेचर में है तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो रेडिएशंस हैं या कुछ मैटर है। तो उन्होंने बोला नेचर को ना सिमेट्री बहुत पसंद है, तो अगर रेडिएशन ड्यूल फॉर्म में है तो मैटर भी ड्यूल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए। कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर सबको पता है कि मैटर एक पार्टिकल है, बहुत बड़ा एक घर मेरा पार्टिकल है, मेरे फोन की छोटी चिप, मेरे अंदर एटम बने हुए हैं, हम पार्टिकल से बने हुए हैं, तो हर चीज पार्टिकल जुड़ के बनी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वेव नेचर उसने बोला कि यार ऐसे कैसा बोल सकते हो कि तुम पेड़ एक वेव है, तुम वेव हो, मैं वेव हूं, है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बट डी ब्रोगली ने बोला कि ऐसा बोल सकते हैं। देखो ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हाइपोथेसिस है। उसने बोला क्योंकि रेडिएशन के पास दो नेचर होते हैं और नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो नेचर ने बोला होगा, नेचर ने सोचा होगा क्यों ना मैं रेडिएशन को भी या मैटर को भी ड्यूल नेचर दूं, तो उसका भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने बोला कि जो भी मैटर है ना दुनिया में, जो भी दुनिया में मैटर है वो भी आपका क्या है, वो भी आपकी वेव है। और उसने ये जो नई वेव आई उस वेव को उसने बोला मैटर वेव। इससे पहले दुनिया में दो वेव्स थी, दो तरह की वेव्स थी, मैकेनिकल वेव्स, है ना, और एक दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक नई तरह की वेव आ गई जिसको बोला गया मैटर वेव्स। ये किसने दिया नाम, डी ब्रोगली ने। उसने बोला दुनिया में कोई भी मैटर होगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ताजमहल, मैं, तुम, पेड़, घर, ये प्लेनेट, ये सारे के सारे वेव हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये तो पार्टिकल है मेरे भाई, इतनी बड़ी चीज वेव कैसे। उसने बोला ये भी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कम है, कोई बात नहीं, वेवलेंथ बहुत कम है तो ये मोर ऑफ अ पार्टिकल लगता है, लेस ऑफ अ वेव लगता है, बट ये वेव है जरूर। समझ रहे हो, ये वेव तो पक्का है। हाँ, इसकी वेवलेंथ थोड़ी कम है, थोड़ी का बहुत कम है, छोटी चीज की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है अगर वो हाई स्पीड से चलती है, इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेव के जैसा बिहेव नहीं करते, दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव एंड दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स। हर मैटर एक वेव माना जाएगा, पार्टिकल तो था ही। तो आज से ये भी प्रूव हो गया इसके बाद से कि मैटर के भी ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर सबको पता है, तो उसने बोला कि उसका भी ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, कैसे प्रूव किया, उसने बोला कि एज्यूम कर लो आपके पास एक मास है m, सही है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक कोई मास है आपके पास, कोई भी मैटर का मास है, कोई मास है m, बड़ा छोटा हो सकता है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसके पास मोमेंटम होनी चाहिए। p क्या होती है, लीनियर मोमेंटम, पता है ना, l होती है एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी लीनियर मोमेंटम बताएगा मुझे कोई, इसको नहीं पता वो क्या करे, डूब कर मर जाए। तो इसकी लीनियर मोमेंटम कितनी हुई, m इंटू वी। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने ये बोला कि क्योंकि ये वेव है तो इसकी मेरे भाई कुछ मोमेंटम होनी, कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए। तो उसने बोला इसकी वेवलेंथ होगी h बाय पी, यानी कि h बाय एम वी। तो उसने बोला जो भी मैटर वेव्स होंगी उन सब की मोमेंटम होती है, सॉरी, उन सब की वेवलेंथ होती है h बाय एम वी, या जिस भी मैटर की वेवलेंथ h बाय एम वी होगी वो एज अ वेव बिहेव करेगा। हाँ, मोर ऑफ अ वेव नहीं बिहेव करेगा, वेव के जैसा होगा, बट वो है तो मोर ओवर ऑफ अ पार्टिकल ही, बट वो वेव भी कहलाएगा, उसका ड्यूल नेचर हो जाएगा, जिसकी भी वेवलेंथ इतनी होगी। अरे वेवलेंथ हो गई तो वेव तो कहलाई ना। तो उसने ये फॉर्मूला बनाया कैसे, उसने ये फॉर्मूला h बाय एम वी बनाया कैसे, उसकी बात देख लो कि ये प्रूव कैसे हुआ है। ठीक है, मास m से चल रहा है, तो उसने बोला क्या बोलते हो आप, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू एफ, या इसको h इंटू न्यू भी लिख देते हैं, है ना। ये f क्या है, f इज द फ्रीक्वेंसी, या किताबों में इसको
न्यू लिखा हुआ है वही फ्रीक्वेंसी होती है। वेलोसिटी जैसा लगता है तो मैं इसको एफ लिख देता हूं, बुक्स में इसको ऐसा ही लिख रखा है। तो एनर्जी किसी भी पार्टिकल की क्या होगी, h इंटू एफ, वेयर h इज द क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो पहले प्रूव कर चुके हैं हम लोग, पहले पता है किसकी एनर्जी है सर, किसी भी फोटोन की एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी को इससे प्रूव, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं, ये पता है हमें। इसका फॉर्मूला होता है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये h की वैल्यू होती है। और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी अगर उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक फोटोन की एनर्जी या एक पार्टिकल की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है जी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलो फ्रीक्वेंसी के बाद देखेंगे। एक और फॉर्मूला के हिसाब से कि अगर कोई रियलिस्टिक पार्टिकल है, अगर आपके पास कोई रियलिस्टिक पार्टिकल है, रियलिस्टिक मतलब नॉर्मली जो पार्टिकल मिलता है उसका एक फॉर्मूला हमें दिया गया, E इज इक्वल टू √m0 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और c स्क्वायर। सही है, ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है। सर प्रूव कहाँ है इसका, प्रूव नहीं है, छोड़ दो अभी के लिए। तो यहां से पता चला कि ये इसमें सारी चीजें क्या है, इसमें से m0 है रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ऑब्जेक्ट क्यों बोलूं, रेस्ट मास है फोटोन का, c है स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है, और p क्या है, मोमेंटम है। सही है, सही है। तो हमें पता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन तो हमेशा जीरो होता है, वी नो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा जब इस चैप्टर को शुरू किया था कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो कंसिडर किया जाता है। तो अगर फोटोन का रेस्ट मास जीरो हो गया मेरे भाई तो क्या होगा, तो क्या आएगा आंसर, अगर फोटोन का रेस्ट मास मैं जीरो बोल दूं तो मेरे पास जो E आएगी उसका आंसर आ जाएगा E इक्वल टू P इंटू सी। अगर ये जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो, पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो पी सी बचा। अरे पी मोमेंटम, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, छोटा लिखा गया कोई बात नहीं, तो पी सी आ गया। तो क्या आ गया, पी सी। सही है, ई कितना आया, पी सी। और हमने पहले कितना लिखा था, ई की वैल्यू पहले कितनी थी, ई की वैल्यू पहले थी एच, कितनी थी यार, एच एफ, ई की वैल्यू थी एच एफ। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that PC equal to HF, PC equal to HF। ओके, तो यहां से अगर मैं P निकालूं तो आएगा HF बाय C। ठीक है, और F कितना होता है हमें पता है, F का फॉर्मूला होता है C बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C बाय लैम्डा, नहीं पता। ठीक है, तो इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट करो यहां पर, F की वैल्यू यहां पुट करो, यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा P इंटू सी इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्डा। F की वैल्यू रख दी C बाय लैम्डा, C से C कट गया तो P की वैल्यू आई है H बाय लैम्डा, and we will get h lambda is equal to h by p, or we will get h is upon mv because p is known as momentum of the particle और momentum of the photon, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो m into v। तो हमें पता चला किसी की भी अगर वेवलेंथ h by mv आई तो वो एक वेव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, वेव कहलाएगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, किताब में इसको और बड़ा करके लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है कि हमें पता है अगर मुझे m गिवन हो तो मेरा एक फॉर्मूला है m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, मैंने ही पढ़ाया होगा, कहीं और से पढ़ा होगा। m0 तो रेस्ट मास होता था बच्चों, ये होता था मूविंग मास। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका मास चेंज हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास और मूविंग मास अलग होता है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मास चेंज होगा, वही मास नहीं होगा जो रेस्ट में था। हाँ, हम छोटे मोटे मास हैं, हमारे मास को फर्क नहीं पड़ता, तो सेम ही आता है। बहुत छोटी चीज का मास बदल जाता है अगर वो मूव करती है, चेंज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है मास, याद रखना। तो इस वाले m को मैं यहां पर पुट कर दूं अगर,
अगर मैं इस वाले m को उठाकर इस वाले m की जगह रख दूं तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, मैंने यहां पर वैल्यू रखी m की, तो आया है h बाई m हो गया तुम्हारा m नॉट इंटू वी, ये अंडर रूट वाला चला गया ऊपर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये तुम्हारा लैम्डा का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है, या तुम ये भी याद रख लो, बट m की वैल्यू अगर तुम्हें रेस्ट मास गिवन हुआ, नॉर्मल मास नहीं गिवन हुआ, वेलोसिटी गिवन हुई, तो तुम ऐसे करके भी ये वाला मास निकाल सकते हो। तो ये जिसकी भी वेवलेंथ है उस मैटर का वेव नेचर होगा, या किसी भी मैटर का वेव नेचर होता है। ये डी ब्रोगली ने हमें प्रूव करके दिखाया। तो अगर तुम इस फॉर्मूला को देखें तो कुछ बातें तुम्हें समझ में आती हैं। इस फॉर्मूला से कुछ कंक्लूजन्स निकाले उसने, इस फॉर्मूला से उसने कुछ क्या निकाले बच्चों, कुछ कंक्लूजन निकाले जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 कंक्लूजन उसने ये बोला कि जो आपका पार्टिकल होगा, जो भी आपका पार्टिकल होगा, वो जितना लाइटर होगा, जितना हल्का होगा, उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी। लाइटर द पार्टिकल मोर इट विल हैव वेवलेंथ, यानी उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। कैसे होगी, यहां देखो, अगर मास हल्का है, इसकी वैल्यू जितनी छोटी हो जाएगी तो वेवलेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। अगर m नॉट छोटा होगा तो बच्चों वेवलेंथ उतना ही बड़ा होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है, सही है। और क्या पता चला, और क्या पता चला, इसी फॉर्मूला को देखते हैं, तो इसी फॉर्मूला को यहीं मार देते हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट पता चला कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, मैं लिख देता हूं, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। कैसे, ये रही वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी, आप बोलोगे नीचे ऊपर भी तो स्क्वायर है, काट कटा के देखोगे तो वेलोसिटी ऊपर रहेगी। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा ये उतना कम ये, सही है। ये तो अंडर रूट है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये भी यूनिवर्सली है, मास के भी यूनिवर्सली है, वेवलेंथ और वेलोसिटी के भी यूनिवर्सली है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम वेवलेंथ, सही है जी। तीसरी बात, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, यानी कि लैम्डा जो आई है, इज, ये इंडिपेंडेंट है, इसको कोई लेना देना नहीं है बच्चों, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल। देखो इस फॉर्मूला में देखोगे तो कहीं भी चार्ज की बात तो आई नहीं कि कौन सा पार्टिकल था, सर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, कहीं बताया यहां पर? वहां तो सिर्फ इसके मास की, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी की बात हो रही। कोई भी पार्टिकल हो, उसका मास क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, उसके मास और वेलोसिटी पे ही तो डिपेंड करती है चीजें। वो पार्टिकल कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो प्रोटॉन, इससे उसकी वेवलेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। डी ब्रोगली ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके नेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा भी हो, पत्थर हो, कांच हो, कोई नेचर हो, यहां पर मीडियम की कोई बात नहीं आ रही, स्पीड ऑफ लाइट की आ रही है, मतलब वो नेचर कैसा है उसका, किससे बना है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी तुम्हारे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, सही है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बताया था कि ये तीसरी तरह की मैटर वेव है। हमने पढ़ा था कि वेव्स दो तरह की थी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसने बोला कि ये मैटर वेव है, उसने बोला मैटर वेव है। तो किसी ने पूछा कि ये मैटर वेव क्यों है, इसको आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रख रहे। डी ब्रोगली से पूछा गया कि क्यों नहीं रखा जा रहा, इसको मैकेनिकल में रख दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रख दो। तो उसने बोला कि मैकेनिकल में तो नहीं रख सकते, क्योंकि मैकेनिकल में वेव्स तो दो तरह की होती थी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो उसमें क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या होता था कि अगर पार्टिकल की मोशन है ऐसे, वाइब्रेशन, तो वेव उसके परपेंडिकुलर चलती है, सही है, और अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन ऐसे है तो वेव भी इधर ही जाएगी। तो ये ऐसा तो इसमें कुछ ही नहीं हो रहा, तो मैकेनिकल तो कहीं दूर दूर तक नहीं है ये, है ना। पार्टिकल की कोई वेव मोशन तो है ही नहीं इसमें पार्टिकल की तो कोई मोशन हो ही नहीं रही,
मतलब जो भी आपका पार्टिकल था वेव के अंदर, अगर एक पार्टिकल उठाऊं मैं तो वो तो हो नहीं रहा। तो उसने बोला क्यों ना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रख दें। तो किसी ने बोला कि चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, ये मैकेनिकल वेव नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तो क्लासिफिकेशन बना रखी थी, उसमें क्यों नहीं डाल रहे। उसने बोला उसमें इसलिए नहीं डाल रहे। तो उसके लिए उसने एक और कंक्लूजन दे दिया कि ये जो आपकी वेव्स है ना, जो ये वेव बनी जिसकी वेवलेंथ ये है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स as they are not formed by accelerated charges। याद आया कुछ? they are not formed by accelerated charges, मतलब उसने बोला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में भी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो जो वेव्स बनती थी वो एक्सेलरेटेड चार्जेस के कारण बनती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्जेस के कारण बनती हैं, ऐसे ही नहीं बनती, समझे? तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। तो हम क्या करें मुन्ना? तो हम इसको नया नाम दे दें कि क्योंकि ये मैटर है, मैटर वेव जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसको बोल दो मैटर वेव, समझे? तो इसके फॉर्मूला से जो इसने डी ब्रोली ने हाइपोथेसिस दिया, 4 कंक्लूजन्स आई और तुम्हें वो याद रखनी है। सिंपल बात ये है कि जिसकी वेवलेंथ ये वो वेव होगी, उसको मैटर वेव बोलेंगे। और ये कुछ बातें, जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा, इतना वो हल्का पार्टिकल, उतनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। जैसे मैं भारी हूँ तो मेरी वेवलेंथ कम, जितनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी उसकी वेवलेंथ कम, जितनी ज़्यादा तेज भागेगा तो वेवलेंथ कम, जितनी उसकी इंडिपेंडेंट चार्ज लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो चार्ज पर और नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो एक्सेलरेटेड चार्जेस से पैदा नहीं हुआ, समझे? पक्का इतनी बात समझ में आई? बहुत है या और इकट्ठा कर दें? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज के लिए बहुत है। तो हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इनकी अलग अलग फॉर्मूला से और उसके कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।